हाँ, आज हम बात करते हैं जीएसटी के डेफिनेशन की सेकंड पार्ट की। फर्स्ट पार्ट में हमने डेफिनेशन के कुछ डेफिनेशन देखी थी हमने 2020 तक की। आज हम 21 के बाद की देख रहे हैं। कुछ उनमें से मोस्ट जो हमारे अकॉर्डिंग मोस्ट है, जो हमारे जनरली सबसे ज़्यादा काम आ रही है, उन डेफिनेशन को हमने निकाला है और उन पर आज हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या दे रखा है। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले दे रखा है गुड्स की डेफिनेशन। गुड्स किसे माना है? तो अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 के अकॉर्डिंग गुड्स की डेफिनेशन में सारी तरह की गुड्स आती हैं। कौन कौन से? मूवेबल गुड्स और इमूवेबल गुड्स, ठीक है। परंतु मूवेबल गुड्स को इसमें शामिल किया गया है और इमूवेबल गुड्स आपकी कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में शामिल हो जाते हैं। साथ ही इसमें दिया है, परंतु गुड्स की डेफिनेशन में जो नहीं आते हैं वो हैं एक्शनेबल क्लेम। आपके साथ में दे रखा है इसने जो ऐसी मुद्राएं जो चलन में हैं, उन मुद्राओं को भी आपकी गुड्स में, खड़ी फसल इसके अंदर नहीं आती है तो इनको गुड्स में शामिल नहीं किया गया है, बाकी सबको गुड्स की डेफिनेशन में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास इनपुट। इनपुट अंडर सेक्शन 252 के अकॉर्डिंग। तो इनपुट क्या? अगर मैं कोई भी चीज़ अपने प्रोडक्शन के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए परचेज करता हूँ और उससे मैन्युफैक्चरिंग करके मैं उसे क्या करता हूँ, प्रोडक्ट को चेंज करता हूँ और उससे अपनी बिजनेस को बढ़ाता हूँ, तो वो क्या रहेगा? इनपुट। यानी कुल मिला के कहें कि मेरे जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ उसके लिए जो मुझे रॉ मटेरियल चाहिए उसे जो मैं परचेज करूँगा तो वो क्या आएगा? इनपुट। एंड इनपुट सर्विस क्या है? अंडर सेक्शन 260 के अकॉर्डिंग इनपुट सर्विस अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए आपने किसी और से नॉलेज ली है तो वो क्या कहलाएगी? आपकी इनपुट सर्विस। सपोज मैं लॉ का लॉयर हूँ और मुझे किसी केस के अंदर किसी दूसरे वकील की सलाह चाहिए तो मैंने किसी और से उसकी सलाह मांगी और उसके अकॉर्डिंग अपने केस को सही किया, उसके बदले में सामने वाले को फीस दी। तो यहाँ पर क्या हो गया? सामने वाले को जो मैंने फीस दी है वो कौन सी हो गई आपकी? यानी जो सर्विस ली है मैंने वो कौन सी होगी? इनपुट सर्विस हो गई अंडर सेक्शन 260 के अकॉर्डिंग। इनपुट टैक्स क्या होता है? जो आप परचेज कर रहे हैं, जो मटेरियल आपने परचेज किया उस पर जो टैक्स पे किया जाता है उसे कहते हैं हम इनपुट टैक्स। परचेज करने पर जो टैक्स दिया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, माल और राज्य के भीतर की आपूर्ति अंडर सेक्शन 260 के अकॉर्डिंग। देखिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मुझे टैक्स लगाने के लिए, क्योंकि हमारे जीएसटी में नया रूल जो आया है उसमें ये दिया गया है कि यहाँ पर टैक्स वही स्टेट कलेक्ट करेगा जिस स्टेट के अंदर इस गुड्स का कंजम्पशन होता है, उपभोग होता है उसमें। यहाँ प्रोडक्शन पे नहीं, यहाँ किस में? जिस स्टेट में इसका लास्ट कंजम्पशन होता है, पूरी तरह से इसे कंज्यूम किया जाता है, उस स्टेट में उस टैक्स का यूज़ होगा। तो इसीलिए मुझे यहाँ पर देखना पड़ता है विद इन स्टेट क्या है और आउटसाइड स्टेट क्या है। तो विद इन स्टेट, एक ही स्टेट के अंदर अगर आप किसी चीज़ को सेल करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? विद इन स्टेट। जैसे राजस्थान में मैं बात करता हूँ, कोटा से जयपुर आपने कोई गुड्स सप्लाई किया तो दोनों कहाँ पर है? राजस्थान में। कोटा से बीकानेर आपने कोई गुड्स सप्लाई किया तो बीकानेर भी कहाँ है? राजस्थान में। तो इससे क्या कहेंगे हम? इंट्रा, विद इन स्टेट, इंट्रा स्टेट सप्लाई, ठीक है। तो राज्य के भीतर की सप्लाई अंडर सेक्शन 264 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है सेवा की राज्य के भीतर की आपूर्ति। सेम, ये गुड्स की है, ये सर्विस की है। अंडर सेक्शन 265 के अकॉर्डिंग सर्विस भी अगर आप उसी स्टेट के अंदर लेते हैं तो वो क्या कहलाएगी? आपकी इंट्रा स्टेट सर्विस कहलाएगी। नेक्स्ट है आपकी जॉब वर्क। जॉब वर्क क्या होती है? किसी मेन कार्यों को पूरा करने के लिए छोटे छोटे जॉब वर्कर बनाए जाते हैं, वो क्या कहलाएंगे? जॉब वर्क। सपोज मैं अगर मशीन को रिपेयर करने का काम करता हूँ या कार की सर्विस करने का काम करता हूँ। अब कार में कोई छोटा सा डेंट आ गया, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे पास कोई और मटेरियल नहीं, तो मैं क्या करूँगा? किसी दूसरे को जो डेंट करने का काम करता है, डेंट निकालने का काम करता है, मैं उसको ये काम दे दूंगा और वो उसका डेंट निकाल कर मुझे वापस देगा। तो ये क्या हो गया? आपका जॉब वर्क। इसी तरह से अगर मैं कहूँ राखी का बिजनेस है, मैंने रॉ मटेरियल अवेलेबल करा दिया किनको? सर्विस देने वालों को, जो राखियाँ बनाते हैं, हर एक घर के अंदर उसको पहुँचा दी, वो उसको राखी में पिरोकर या राखी में बनाकर मुझे देते हैं, तो उसके बदले में मैंने जो चार्जेस किया, ये क्या हो गया? जो मेरे को सामने वाला दे रहा है वो जॉब वर्क, छोटे छोटे कार्यों को पूरा करने के लिए, ठीक है। आगे चलिए, सेवा के प्राप्तकर्ता के स्थान की स्थिति सबसे ज़्यादा जरूरी होती है अंडर सेक्शन 70 के अकॉर्डिंग, कि सेवा को प्राप्तकर्ता का स्थान कौन सा होगा। यहाँ पर जरूरी होगी, तभी तो मेरे को पता चलेगा विद इन स्टेट है या
इंटर स्टेट है, तो यहाँ पे इसकी भी ज़रूरत होती है। यहाँ सेवा की ले लीजिए या गुड्स की ले लीजिए, बहुत कंडीशन में सेम है। तो पहली, आपने जिस जगह आपने पंजीकृत करवाया, जिस जगह को आपने पंजीकृत कराया, जिस प्रतिष्ठान को आपने पंजीकृत कराया वो। दूसरा, निश्चित प्रतिष्ठान, जहाँ पर आपकी निश्चितता है कि यहाँ पर तो आपका ये प्रोडक्ट मिलेगा मिलेगा, यहाँ तो आप मिलेंगे ही मिलेंगे, यहाँ तो आपका प्रोडक्शन होगा ही होगा। तीसरा, अधिकतम प्रत्यक्ष रूप से, या वो स्थान जो सबसे ज़्यादा आपके ट्रांजैक्शन में काम आ रहा है, प्रत्यक्ष रूप से सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, वो क्या होगा आपका सेवा का प्राप्तकर्ता। और लास्ट, अगर ये तीनों चीज़ें नहीं हैं तो उस कंडीशन में स्वयं के निवास स्थान को क्या माना जाएगा, सेवा का प्राप्तकर्ता का स्थान या गुड्स के प्राप्तकर्ता का स्थान माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, कई व्यक्ति क्या करते हैं, जैसे आपने देखा प्लम्बर क्या करेगा, सर्विस दे रहा है, उसने किसी दूसरे व्यक्ति को सर्विस दी प्लम्बर ने, तो घर घर जाके देता है। टीवी, फ्रिज, कूलर, टीवी ठीक करने वाले, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने वाले, उनका घर का कोई बिजनेस प्लेस नहीं है, वो क्या करते हैं, दूसरी जगह जाके सर्विस देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उनके स्वयं के निवास का स्थान। निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 72 के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरर कौन होगा? मैन्युफैक्चर किसे कहते हैं? मैन्युफैक्चर उसे कहते हैं जो आप रॉ मटेरियल को लेकर या कोई आपने गुड्स लिया है उसको इस लायक बनाकर वापस तैयार करके बेचने लायक बना देना, जिससे कि बिजनेस का सेल बढ़े, यानी बिजनेस तरक्की करे, वृद्धि हो जिससे बिजनेस में, यानी ऐसा माल लेकर उसको तैयार कर कर मार्केट में बेचना, इसको क्या कहलाएंगे आप? बिजनेस कहेंगे। ठीक है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग कहेंगे, जिससे आपका क्या हो, व्यवसाय की तरक्की होती है। नेक्स्ट है मिश्रित आपूर्ति किसे कहेंगे? मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई, कभी कभी जो सप्लायर रहते हैं वो एक साथ 2 या 3 या 4 प्रोडक्ट का एक गिफ्ट पैक बनाकर उसको सप्लाई करते हैं, बेचते हैं। देखिए आपने देखा होगा मार्केट के अंदर होली, दिवाली, फेस्टिवल आते हैं, तब क्या करते हैं, मिठाई के साथ आपने नमकीन के 2 पाउच, 2 बिस्किट के पाउच उसमें डाल रखे हैं, और आपने सोन पापड़ी एटसेट्रा और उसके साथ डाल दी। तो इस तरह से, या केले के चिप्स एटसेट्रा आपने उसमें पैक कर दिए, जो ख़राब होने लायक नहीं है, लॉन्ग पीरियड तक जो चल सकते हैं। बट ऐसी सप्लाई को हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम मिक्स सप्लाई। क्या इनको अलग अलग बेचा जा सकता है? तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो बिस्किट हो गया, ठीक है, ये 10 रुपये का पैकेट डाल रखा है उसमें, ठीक है। चॉकलेट डाल रखी है, ये 20 रुपये की चॉकलेट डाल रखी है, उसमें रसगुल्ले डाल रखे, मिठाई डाल रखी है, स्वीट्स 100 रुपये की स्वीट्स है, ठीक है। या यूँ मान लीजिए ये भी 100 रुपये का है, ये 200 रुपये का है, 100 रुपये की मिठाई है, या ये भी 100 रुपये का है और नमकीन भी 100 रुपये की है। इस तरह के आपने एक कॉम्बो बना दिया है, 400 रुपये का दिया है। इन पे रेटें सब पे अलग अलग है, इस पे 3%, इस पे 2%, इस पे 1%, ठीक है, और इस पे 5%, इस तरह से अलग अलग रेटें दे रखी हैं। तो हमें यहाँ रेट से मतलब नहीं, ये जब हम टैक्स लगाएंगे तब हमें मतलब पड़ेगा कि ये गुड्स मिश्रित है यानी मिक्स सप्लाई है, तो क्या होगा। तो ऐसी गुड्स जिसे अगर आप गिफ्ट पैक बिकता नहीं है तो क्या करते हैं आप, उसको अलग अलग करके भी बेच देते हैं। तो ऐसे गुड्स जिन्हें अलग अलग करके बेचा जा सकता है उसे कहते हैं मिश्रित सप्लाई, मिक्स सप्लाई। जैसे बिस्किट अलग बिक सकता है, नमकीन का पैकेट अलग बिक सकता है, क्योंकि सबके पैकेट ही तो डाल रखे हैं। आपने यहाँ पर मिठाई अलग बिक सकती है, आपका यहाँ पर चॉकलेट अलग से बिक सकती है, एटसेट्रा। तो ऐसे को क्या कहेंगे हम, मिक्स सप्लाई। जबकि हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कंपोजिट सप्लाई। तो कंपोजिट सप्लाई क्या, एक मेन प्रोडक्ट के साथ दूसरे प्रोडक्ट उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो उसे क्या कहेंगे आप, कंपोजिट सप्लाई। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, अगली आती है अनिवासी कर योग्य व्यक्ति अंडर सेक्शन 277 के अकॉर्डिंग। तो अनिवासी व्यक्ति कौन सा होगा, अनिवासी कर योग्य व्यक्ति। तो यहाँ पर अनिवासी कर योग्य व्यक्ति को 2 को डाला है। अनिवासी कर योग्य व्यक्ति में किस किस को डाला है, 2 व्यक्तियों को। पहला, ऐसा व्यक्ति जो टेम्परेरी बिजनेस करता है, कभी कभी बिजनेस करता है, सीजनेबल बिजनेस करता है, ऐसे व्यक्ति को क्या माना है आपने, अनिवासी। दूसरा, जिसका इंडिया के अंदर कोई स्थान नहीं है, फॉरेनर है, विदेश से यहाँ आता है, तो उसको भी क्या माना गया है यहाँ पर, अनिवासी। तो इन दोनों के लिए अनिवासी वर्ड यूज़ किया है। जो कभी कभी बिजनेस करता है वो भी अनिवासी की कैटेगरी में आया है, और ऐसे व्यक्ति जो इंडिया का रहने वाला नहीं है या जो यहाँ के मूल का निवासी नहीं है उसको
भी अनिवासी की कैटेगरी में डाल। आउटपुट टैक्स अंडर सेक्शन 282 के अकॉर्डिंग, आउटपुट टैक्स किसे कहते हैं? जब आप गुड्स को सेल करेंगे तो सेल करने पर जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है उसको क्या कहेंगे आप? आउटपुट टैक्स। सेल करने पर जो टैक्स लिया जाएगा उसको क्या कहेंगे? आउटपुट टैक्स। व्यवसाय के स्थान सबसे ज़्यादा जरूरी होता है हमारे पास। व्यवसाय का स्थान क्या है? अंडर सेक्शन 285 के अकॉर्डिंग व्यवसाय का स्थान, तो व्यवसाय के स्थान में यहाँ पर शामिल किया गया है। व्यवसाय के स्थान को 3 कैटेगरी में डाला है। एक वो स्थान जहाँ आपने रजिस्ट्रेशन कराया, दूसरा वो स्थान जहाँ पर आपकी बुक्स रखी जाती हैं, तीसरा वो स्थान जहाँ पर आपका गोडाउन है। ये तीनों जगह आपके व्यापार के स्थान माने जाते हैं। तो तीनों जगह का रजिस्ट्रेशन, तीनों ही व्यापार की स्थान माने जाएंगे। आपूर्ति का स्थान अंडर सेक्शन 286 के अकॉर्डिंग जिस जगह आपने सप्लाई की है, जिस जगह आपने माल पहुंचा है, जहां पर माल प्राप्त किया गया है, वो स्थान कौन सा कहलाएगा? आपूर्ति का स्थान। व्यवसाय के प्रमुख स्थान अंडर सेक्शन 286 के अकॉर्डिंग प्रमुख स्थान में किसको शामिल किया गया? वो स्थान जहां पर, ये सबसे ज़्यादा जरूरी हमारे लिए इसलिए है क्योंकि प्रमुख स्थान के नाम से ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आपका प्रमुख स्थान कौन सा है। प्रमुख स्थान मीन्स अगर आपके एक ही स्टेट के अंदर 5 जगह पर अलग अलग जगह से रजिस्ट्रेशन करवा रखें या अलग अलग जगह सप्लाई करते हैं एक ही नाम से, तो उस कंडीशन में किसी एक जगह को आपको प्रमुख स्थान रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसी जगह पर आपको गवर्नमेंट से ट्रांजैक्शन होगी, किसी भी तरह का लेटर का जवाब देना है उसी जगह से होगा, वहीं पर आपके पास इंटीमेशन आएगी, सब कुछ आएंगी। तो इसीलिए एक प्रमुख स्थान की ज़रूरत होती है। तो वो प्रमुख स्थान कौन सा माना जाएगा, तो वो आप निश्चित करेंगे कि कौन सा होगा, उसी की जगह पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और वही राज्य आपका प्रमुख स्थान होगा उस राज्य। प्राप्तकर्ता कौन है? जो गुड्स या सर्विस लेने वाला है, जो उसको कंज्यूम करता है, जो उसका उपभोग करता है, वो प्राप्तकर्ता कहलाएगा। विपरीत प्रभार रिवर्स चार्ज अंडर सेक्शन 298, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। रिवर्स चार्ज किसे कह सकते हैं? तो यहां दिया है एक रजिस्टर्ड डीलर, अगर रजिस्टर्ड डीलर अनरजिस्टर्ड डीलर से कोई गुड्स परचेज करता है, जो आगे के चैप्टरों में स्पेसिफाइड कर रखा है कि अनरजिस्टर्ड डीलर से कौन कौन से गुड्स आप परचेज करते हैं, तो उनके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। ठीक है, अगर आप भी अनरजिस्टर्ड हैं और ये भी अनरजिस्टर्ड है तो उस कंडीशन में एक व्यक्ति को जो इसको ले रहा है उसे रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है। अब बात आती है, अगर आप रजिस्टर्ड डीलर हैं या अनरजिस्टर्ड डीलर है, तो उस कंडीशन में यहाँ दिया है कि अनरजिस्टर्ड डीलर से अगर रजिस्टर्ड डीलर परचेज करता है तो रजिस्टर्ड डीलर की लायबिलिटी होती है कि वो क्या करे, अनरजिस्टर्ड डीलर की तरफ से खुद के यहाँ पर खुद का परचेज बिल बनाए और उसे टैक्स भरे। इस प्रोसेस को ही आप क्या कहते हैं? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आगे चलते हैं, आपूर्तिकर्ता कौन होगा? अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 105 के अकॉर्डिंग जो सप्लाई करता है, यानी जो किसी दूसरे को गुड्स सप्लाई कर रहा है एक जगह से दूसरे को, जैसे एक्स वाई को सेल कर रहा है तो एक्स क्या हो गया? आपूर्तिकर्ता हो गया। कर योग्य व्यक्ति अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 07 के अकॉर्डिंग यहाँ पर बात आती है, कर योग्य व्यक्ति कौन होगा? टैक्सेबल पर्सन कौन होगा? टैक्सेबल पर्सन यहाँ पर आता है। टैक्सेबल पर्सन, उसके लिए लायबिलिटी बन जाती है कि उसे रिटर्न फाइल करना जरूरी है, उसे रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है अंडर सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग ऐसा व्यक्ति जिसकी प्रीवियस ईयर में इनकम 10 लाख सर्विस की कंडीशन में और गुड्स की कंडीशन में 20 लाख, ये तो हिल एरिया जो इन्होंने स्पेसिफाइड कर रखे हैं उन एरिया के लिए। अदर के लिए आपने सर्विस के लिए 20 लाख और बाकी के लिए 40 लाख से अधिक सेल होने पर उसको क्या करवाना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। यानी कहेंगे वो कौन सा व्यक्ति होगा? कर योग्य व्यक्ति कहलाएगा। एक और अनिवार्य कर व्यक्ति कौन होगा? तो अनिवार्य कर योग्य व्यक्ति वो व्यक्ति होता है जिसका टर्नओवर प्रीवियस ईयर में कुछ भी नहीं है,
बट उसने एक बार भी अगर इंटर स्टेट सेल कर लिए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर गुड्स सप्लाई करता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, टैक्सेबल पर्सन कहलाएगा और उसे रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है अंडर सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पर संघीय क्षेत्र में किस किस को शामिल किया है। यूनियन टेरिटरी, तो देखिए यहाँ पर अंडर सेक्शन 2114 के अकॉर्डिंग इसमें हमारे पास 5 राज्य के नाम दिए हैं। टोटल हमारे पास 8 हैं, जिनमें 5 राज्य अभी भी हमारे इसके अंदर हैं, जिनमें यूटी जीएसटी लगता है। यहाँ कौन सा लगेगा, यूटी जीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। किस किस स्टेट में, किस किस राज्य में, तो यहाँ दिया है अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, दादर और नगर हवेली, लद्दाख, चंडीगढ़। अगर इन स्टेट में आप सप्लाई करते हैं गुड्स का तो उस कंडीशन में आपके यहाँ पर क्या लगेगा, जीएसटी आपसे यूटी जीएसटी लगेगा। बट इसी तरह के हमारे संघीय क्षेत्र जो यूनियन टेरिटरी हैं, ये 3 और हैं हमारे पास, दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू एंड कश्मीर। बट इनके खुद के अपने विधानमंडल हैं, इसलिए इसको किस में नहीं रखा गया, यहाँ पर यूटी जीएसटी में नहीं रखा। इस पे क्या लगता है, डायरेक्ट सीजीएसटी और एसजीएसटी। यहाँ किस में लगेगा, एसजीएसटी में इसको शामिल करें। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर पूरी डेफिनेशन हो गई है। अब हम इसमें आगे चैप्टरों में डिस्कस करेंगे कि कहाँ टैक्स लग सकता है, कौन कौन सी सप्लाई होगी, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, ठीक है, गुड सप्लाई क्या होगी, सर्विस सप्लाई क्या होगी, उनका टाइम क्या होगा, ये हम देखेंगे अगले वीडियो के अंदर। तो अगले वीडियो से बना रहना है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।